नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक सिंह और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी आलोक के साथ। तो दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आप कहानी को सुनते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध है कि कहानी को सुनने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट करनी है, तो आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी 1000 की फैमिली हमारी कंप्लीट कराएं। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। उसके शरीर में एक नहीं बल्कि एक साथ 13 आत्माएं थीं। और क्या आप जानते हैं, 13 नंबर अपशगुन होता है। इसे शैतान का नंबर भी माना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ होगा। उस पर शैतान का कब्जा था। देखिए, ऐसी कहानी बनाकर आप मुझे गुमराह करने की कोशिश ना करें। मुझे अच्छे से पता है कि इस अस्पताल में क्या चलता है। असल में मुझे नर्स की कही हुई बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे जानकारी थी कि इस अस्पताल में कुछ गैर कानूनी काम चल रहा है। रात को इस हॉस्पिटल में से लड़कियों की चीखने की, चिल्लाने की, रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बस मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था, ना ही कोई मुझे ठीक से सही जानकारी दे रहा था। मैं गुस्से से अस्पताल के कॉरिडोर में इधर उधर चक्कर काटने लगा और सामने बैठी हुई नर्स मुझे घूरे जा रही थी। मैं फिर एक बार गुस्से में नर्स के पास चला गया। देखिए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बड़े डॉक्टर साहब कब आएंगे? मुझे ठीक से बता दीजिए। उसने भी मुझे गुस्से में जवाब दिया, देखिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बड़े डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी की वजह से दूसरे अस्पताल में गए हुए हैं, इसलिए मैं भी ये बात आपको बार बार नहीं बता सकती कि वो कब तक आएंगे। नर्स यही कारण बताकर मुझे बार बार टाल रही थी। मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये 5वीं बार था कि यहाँ पर मैं डॉक्टर साहब से मिलने आया था और वो अस्पताल में नहीं थे। मुझे अब यकीन हो गया था कि अस्पताल के अंदर अब कुछ गड़बड़ चल रही है, क्योंकि डॉक्टर साहब मुझसे मिलना टाल रहे थे और बाकी किसी और स्टाफ से अगर मैं पूछूं तो वो सब मुझे भूत प्रेतों की कहानियां सुनाने लगते थे। जरूर यहाँ पर कोई बड़ा कांड हुआ है जो ये सब मिलकर मुझसे छुपा रहे हैं। मैं गुस्से में हॉस्पिटल के बाहर चला गया। बाहर जाकर एक टपरी पर मैंने चाय पी और तभी मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आ गया। तुम्हें डॉक्टर साहब आज मिले? नहीं, लगता है आज भी वो पीछे के रास्ते से फिर से भाग गए, या फिर यहीं हॉस्पिटल के अंदर कहीं छुपे होंगे। लेकिन आज मैं ठान के आया हूँ, बिना उनसे मिले यहाँ से जाऊंगा नहीं और पूछताछ तो करके ही रहूंगा। एडिटर साहब ने मुझे कुछ देर और इंतजार कर फिर से दोबारा ऑफिस आने को कहा। मैंने अपनी चाय खत्म की और चाय वालों को पैसा दे ही रहा था और तभी मैंने देखा कि उसी अस्पताल के सीनियर डॉक्टर मुझे चुपके से देखकर कहीं जा रहे थे। मैंने जल्दी से उसे पैसे दिए और उनके पीछे दौड़ पड़ा। रुकिए सर जी, सर, कहाँ भाग रहे हो, रुको। वो मेरी बात सुनकर रुक गए, पर उनकी खलबली को देखकर लग रहा था कि उनका मुझसे बातचीत करने का जरा सा भी मन नहीं था। मैंने उनसे भी उसी तरीके से बात की जैसे मैंने उस नर्स से की थी। देखिए, मुझे पता है कि डॉक्टर साहब मुझे डर कर किसी बिल में छुप कर बैठे हुए हैं, और जब तक मैं जान नहीं लेता कि अस्पताल के नाम पर यहाँ पर क्या काला धंधा चल रहा है, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। वो दूसरे डॉक्टर शांत और गरीब स्वभाव के थे। उन्होंने बिल्कुल शांत स्वभाव से मुझे जवाब दिया, देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया है कि ये अस्पताल है और जिस लड़की की मौत के बारे में तुम जानना चाहते हो उस पर पुलिस की इंक्वायरी हो चुकी है। ना ही हमने कोई गलत काम किया है, ना ही उन्हें कोई सबूत मिला है, तो तुम ये बातें अपनी दिमाग से निकाल दो। और रही डॉक्टर साहब की बात, तो सच में वो कुछ दिनों से बहुत बिजी हैं, आपको वो नहीं मिल पाएंगे। मैंने फिर भी उनसे गुस्से में कहा, जानता हूँ और मैं अच्छे से सब कुछ समझता भी हूँ, क्यों नहीं मिल पाएंगे। आखिरकार उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ा और पीछे की ओर फिर से चले गए। वहीं अस्पताल के पीछे की ओर गाड़ी पार्किंग की जगह थी और उससे कुछ दूर आगे उसी अस्पताल का मुर्दा घर था, जो कि मैंने तब देखा था जब डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकाल रहे थे। मैं भी कुछ देर रुककर उनके पीछे पीछे चला गया। डॉक्टर साहब तो अपनी गाड़ी को मोड़कर वापस चले गए। मैंने फिर भी वहां पर रुककर अपना रुख उस मुर्दा घर की ओर किया। वहां गया तो वहां बाहर ही एक वॉचमैन बैठा था। उसने लोहे के गेट के बाहर ही रोकते हुए मुझसे पूछा, कहाँ जाना है? मैंने अपना सर ना हिलाया। उसने उसी अंदाज में आगे कहा,
किसी की लाश लेने आए हो तो खिड़की के पास जाकर पहले कागज बनवाओ, डॉक्टर साहब से साइन लेकर फिर यहाँ पर आना। उनकी उम्र 45 से 50 साल की आसपास की थी, इसलिए मैंने उनको चाचा कहा। चाचा, मैं यहाँ पर बॉडी लेने नहीं आया हूँ। बस क्या आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि यहाँ इस अस्पताल में कुछ 12-10 दिन पहले एक लड़की की मौत हुई थी, जिस मामले को शायद अस्पताल और प्रशासन दोनों मिलकर दबा रहा है। क्या आपको उसके बारे में कुछ पता है? उन्होंने कुछ देर के लिए सोचा और फिर मुझसे कहा, नहीं बेटा, इतना कुछ तो पता नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि जब उसे पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर लाया गया था ना, तो उसके शरीर के कुछ अंग गायब थे। ऐसा मतलब कि मैं यहाँ पे पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के मुंह से सुना था। बाकी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या था। उनकी वो बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। अरे चाचा, यही तो मैं जानना चाहता था। अच्छी जानकारी दी आपने, और पहली बार किसी ने सच बताया है। ये बाकी लोग से कुछ पूछो तो ये सब सिर्फ भूत प्रेत की बात करते हैं। कहते हैं कि उस पर भूत सवार था, एक नहीं बल्कि 13। क्या बकवास बातें करते हैं। वॉचमैन चाचा ने मेरी बात पर आगे कहा, मैंने भी सुना है, लेकिन हमें कहाँ अंदर की बातें पता होती हैं। फिर मैंने उनसे एक और सवाल किया, अच्छा आपको उस लड़की का नाम पता है? नहीं, इतना नहीं पता। वैसे तुम कौन हो? वॉचमैन ने मुझे ऊपर से नीचे की ओर घूरते हुए सवाल किया। मैंने मुस्कुराकर अपनी जेब से आईडी निकालकर दिखलाया। जी मैं पत्रकार हूँ, अखबार में काम करता हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने अजीब सा चेहरा बनाया और मुझे दूर जाने को कहा। चलो, मुझे लगा कि तुम कोई पुलिस वाले हो, अब जाओ यहाँ से। अब मेरा काम हो गया था, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। अभी की पूछताछ के लिए मुझे एक अच्छी जानकारी मिली थी। मैं तो फिर अस्पताल की आगे की ओर चला गया और मुझे वहां पर आता देख नर्स ने अपनी गर्दन घुमा ली और नीचे देखते हुए चल गई। रिसेप्शन काउंटर के पास जाते ही नर्स ने कहा, देखिए डॉक्टर साहब आ जाएंगे या कल आएंगे मुझे पता नहीं। मैंने उसे फिर हंस कर कहा, अरे अभी एक डॉक्टर गए हैं, इसका मतलब कि दूसरे डॉक्टर आएंगे ना, तो जब उन्हें आना है आने दो, आज मैं उनसे मिल कर ही जाऊंगा। अब मैं तो खुश था क्योंकि मेरे पास कोई जानकारी थी। मेरा अंदाजा सच था कि यहाँ के बाकी लोगों को लड़की के चीखने की, रोने की जो भी बाकी आवाजें सुनाई देती हैं, उसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है और उस एक लड़की की मौत के कारण पता चल सका है। मैं जानता था कि नर्स से भले ही मैं कितना भी पूछताछ कर लूं, लेकिन वो मुझे एक भी बात बताने नहीं वाली थी। इसलिए फिर मैंने उससे आगे कोई भी बात नहीं की, बस अस्पताल के कॉरिडोर में इधर उधर घूमता रहा। जब मैं कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा था, तब मैं एक दूसरे कॉरिडोर में चला गया। कॉरिडोर में पूरा अंधेरा था, बस एक तरफ आखिरी में एक लाइट जल रही थी। मैं जैसे जैसे कॉरिडोर में आगे की ओर बढ़ा, मैंने महसूस किया कि वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। वहाँ पर ज़्यादा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो उस अस्पताल का सबसे शांत एरिया था। मैं क्यूरियोसिटी से इधर उधर देखने लगा। देखा तो दिखलाई दिया कि वहाँ सबसे आखिरी में एक लिफ्ट थी, जिस पर लिखा था, इस लिफ्ट का उपयोग ना करें, लिफ्ट से दूर रहें, लिफ्ट खराब है। लिफ्ट का उपयोग ना करें, लिफ्ट खराब है, ये तो समझ में आ रहा था, लेकिन लिफ्ट से दूर रहें, ऐसा कौन लिखता है? मैंने वहां देखा तो वहां पे कोई भी लिफ्ट नहीं खड़ी थी। इसलिए फिर मैंने लिफ्ट की जाली से नीचे की ओर झांक कर देखा। वहां से मुझे कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं। मैं नीचे देख ही रहा था, तभी वो नर्स कॉरिडोर के गेट पर आकर खड़ी हो गई और मुझ पर चिल्लाने लगी, तुम्हें एक बार कहा समझ नहीं आता क्या? दूर हटो वहां से। मैं पीछे हटा और नर्स के पास चला गया। उसने गुस्से में लेकिन दबी हुई आवाज में मुझसे कहा, देखो एक बात समझ लो, डॉक्टर साहब जब आ जाएंगे तब तुम उनसे मिल लेना। तुम कोई जासूस नहीं हो, ना ही पुलिस जो यहाँ वहाँ घूमते फिरो, और मरना नहीं चाहते तो लिफ्ट से दूर रहो, समझे? उसने ये सब इतने गुस्से में कहा कि मेरी बोलती ही बंद कर दी। मैंने कोई उसे उल्टा जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप जाके रिसेप्शन हॉल के सीट पर बैठ गया। मन में बस एक ही बात चल रही थी कि इन सबको मैं दिखला के रहूंगा कि मैं क्या चीज हूं। तभी रिसेप्शन हॉल में रखी हुई फोन की घंटी बजी। उस नर्स ने मुझे घूरते हुए फोन को उठाया। फोन पर उसने सर सर कह के कुछ बात की और मुझसे कहा, डॉक्टर साहब आज नहीं आने वाले, अच्छा होएगा कि कल अपॉइंटमेंट लेकर तुम आ जाओ। मुझे उसकी बात पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि आखिर पिछले 3 घंटे से
मैं वहीं पर बैठकर डॉक्टर का कब से इंतजार कर रहा था। मैं बहुत गुस्से में अपनी सीट से उठा और बाहर जाते जाते उससे कहा, तुम सब मिले हुए हो। और पैर पटकते हुए मैं बाहर चला गया, पार्किंग में गया और अपनी स्कूटर निकाला। तभी मुझे याद आया कि मैं तो अपना बैग वहीं पर भूल गया हूँ। मैं दोबारा से स्कूटर खड़ा करके फिर से हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा कि रिसेप्शन हॉल में नर्स नहीं थी। सीट पर रखे हुए अपने बैग को उठाने के लिए मैं नीचे झुका ही था कि तभी मेरा ध्यान सामने कॉरिडोर की ओर चला गया। वही कॉरिडोर जहां पर अभी मैं कुछ देर पहले गया था। अब वहां कोई लाइट नहीं थी, घना अंधेरा था। शायद नर्स ने जानबूझकर वहां की लाइट बंद कर दी थी। मैंने अपने आसपास देखा और उसी कॉरिडोर के अंदर चला गया। चुपचाप बिना कोई आवाज किए बस मैं आगे चलता रहा। कॉरिडोर के आखिरी में लिफ्ट थी। वहां पर जाकर मैं चुपचाप सा खड़ा हो गया। एक नजर फिर से कॉरिडोर की ओर देखा, कहीं वो नर्स फिर से तो नहीं आ गई। तब तसल्ली कर मैं लिफ्ट का बटन दबाया। 4-5 बार बटन दबाया पर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने लिफ्ट की जाली से नीचे ताकने की कोशिश की पर वहां पर घना अंधेरा था। नीचे का कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा था। यहाँ वहां झांकने के बाद वापस से जाने के लिए मैंने पीछे मुड़ा और बस 4-5 कदम आगे गया ही था कि मुझे अपने पीछे से कुछ खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर पीछे देखा तो लिफ्ट की बटन की लाइट चालू हो गई थी और कुछ ही देर में लिफ्ट नीचे से ऊपर आकर थम गई। लिफ्ट में जल रही लाइट की रोशनी से लिफ्ट में लगी हुई जाली की परछाई सामने दीवार पर और नीचे फर्श पर पड़ रही थी। मैं सोचने लगा कि लिफ्ट तो बंद थी पर यह चालू कैसे हो गई। थोड़ा सा मैं फिर से लिफ्ट के पास आ गया। जब मैंने अंदर देखा तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने लिफ्ट की जाली खोली और लिफ्ट के अंदर चला गया। उसमें बटन था, एक ऊपर जाने वाला, एक नीचे जाने वाला। मैं सोच ही रहा था कि मैं क्या करूं, तभी अचानक से लिफ्ट नीचे जाने लगी। लिफ्ट को रोकने के लिए मैंने बार बार बटन दबाया लेकिन लिफ्ट नहीं रुकी। फिर कुछ ही देर में लिफ्ट कहीं नीचे जाकर रुक गई। बस लिफ्ट के अंदर की ही बल्ब जल रही थी, बाकी चारों तरफ काला घना अंधेरा था। वो देखकर मैंने आवाज देने की कोशिश की, हेलो हेलो, कोई है? कोई मुझे सुन रहा है? हेलो। और उस पल मैंने अपने कान के पास कोई अजीब सी आवाज सुनी। मैंने एकदम से पीछे देखा, वहां पर कोई भी नहीं था, जबकि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने लिफ्ट में लगे हुए कई बटन को दबाए। कुछ खटखट सी आवाज भी हुई पर लिफ्ट आगे नहीं बढ़ी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया, पता नहीं मैं कहाँ फंस गया था। मैं पिछले 10-15 मिनट से खटपीट कर रहा था पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लिफ्ट जरा सा भी नहीं हिली। वहां पर खड़े खड़े अब मेरे पसीने छूट रहे थे। लिफ्ट का फैन भी काम नहीं कर रहा था। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और अपना पसीना पोंछ लिया और कुछ देर सोचकर मैंने लिफ्ट का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर कदम रखा। सोचा कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए जरूर कोई ना कोई तो रास्ता होगा। शायद ये जगह हॉस्पिटल का बेसमेंट है। नीचे फर्श पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। आसपास के दीवालों पर सीनल लग गई थी और सड़न की बदबू आ रही थी। नीचे कहीं छत से पानी टपक रहा था। उस पानी टपकने का आवाज बेसमेंट के पूरे हॉल में गूंज रहा था। उस आवाज को सुनकर मैं इतना तो जान गया था कि ये जगह पूरी खाली पड़ी हुई है, क्योंकि छोटी सी छोटी आवाजें खाली और बंद जगह पर गूंजती हैं। नीचे फर्श पर लिफ्ट के बल्ब की जलती हुई रोशनी पड़ रही थी और उसके अलावा वहां दूसरी कोई लाइट, कोई भी रोशनी नहीं थी। बाकी सब तरफ वहां पर इतना घना अंधेरा था कि हाथ देखने पर अपना हाथ ही ना दिखलाई दे। मुझे जल्द से जल्द निर्णय लेना था। मैंने सोचा कि दीवार को छूते हुए मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो कोई ना कोई तो दरवाजा, कोई सीढ़ी जरूर से मिल जाएगी। और ये सोचकर मैं एक तरफ की दीवार को छूते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। सोचा कि कोई बटन, कोई लाइट मिल जाए तो भी बहुत है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था मुझे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। मुझे मेरे ही सांसों की आवाजों से अब डर लग रहा था। तभी अचानक मेरा पैर किसी चीज पर पड़ा। उसके स्पर्श से मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
शायद कोई कोई चूहा था। उस छोटे से हलचल से भी मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। मैंने फिर से हिम्मत जुटाई और आगे की ओर सरकने लगा। आगे सरकते सरकते मेरा पैर फिर से किसी चीज से टकरा गया और इस बार मैं एकदम से रुका। उस चीज को मैंने अपने पैर से ही टटोलते हुए देखा। वो कोई बर्तन जैसा था। मैंने उसे अपने पैर से ही हटाते हुए आगे की ओर बढ़ा। ये मतलब कि बर्तन था। बर्तन के बाद चूहा था। यानी यानी यहाँ खाना होना भी रहा होगा। और खाना था मतलब कि कोई इंसान भी यहाँ रहता होगा। और मैं सोच में पड़ गया कि यही वो जगह तो नहीं जिसे मैं खोज रहा था। मैं थोड़ा कदम और आगे बढ़ा, तभी मेरे पीछे कुछ चमचमाहट सी हुई और साथ ही साथ चरमराने की आवाज भी सुनी। मैंने मुड़ के पीछे की ओर देखा। पीछे देखा तो एक दीवार के बीचों बीच में एक ट्यूबलाइट जल रही थी, चरमरा रही थी। लेकिन उस वक्त मैं उस लाइट से करीबन 10 या 20 कदम दूरी पर था और उस लाइट की रोशनी मुझे पीछे जाने के लिए काफी नहीं थी। वहां उस घने अंधेरे में उस ट्यूबलाइट का होना मेरे लिए एक रोशनी की किरण थी। मैंने सोचा कि इस लाइट को ठीक करता हूँ। अगर ये ठीक हो गई तो चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, मुझे इधर उधर देखने में मदद मिलेगा। मैं दीवार को छूते हुए उस ट्यूबलाइट के पास जाने लगा। जैसे जैसे मैं ट्यूबलाइट के करीब जा रहा था, उसकी छकपकाहट कम होती चली गई। फिर भी मैं किसी तरह दीवार को टटोलता हुआ उस ट्यूबलाइट के पास पहुंचा। ठीक उसके नीचे मैंने अपना हाथ उठाकर, लेकिन मैं मुश्किल से ही उसे छू पा रहा था। और तभी मुझे याद आया कि पीछे मुझे पैर पर कुछ बर्तन जैसा लगा था। शायद उस पर खड़ा हो जाऊंगा तो काम बन जाएगा। मैं वापस से दीवार को टटोलते हुए उसी दिशा में चला गया और नीचे बैठकर बर्तन को ढूंढने लगा। एकाएक कोई चीज मेरे हाथ पर लगी और उसी वक्त मुझे एक जंजीर की आवाज सुनाई दी। लगा जैसे कि वहां पर कोई और चीज भी है। मैं चुपचाप वहीं पर खड़ा हो गया और फिर से मैंने सोचा कि शायद वो वही चूहा होएगा। फिर मैंने बर्तन को उठा लिया और ट्यूबलाइट के पास पहुंचा। बर्तन को मैंने पैरों के नीचे रखा और ट्यूबलाइट को घुमाने लगा। ट्यूबलाइट और भी चरमराने की आवाज करने लगी और फिर 2-3 बार झपकी और फिर से मैंने उस लोहे जैसे जंजीर की आवाज सुनी। इस बार वो आवाज पहले से ज्यादा थी। मैं एकदम से रुका और अंधेरे में यहाँ वहां देखने लगा। मेरी आंखों की पुतलियां बस दाएं बाएं की ओर घूम रही थीं, किसी हलचल को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे आसपास वहां पर कुछ था जिसके हलचल को मैं महसूस कर पा रहा था। मेरे माथे से पसीना टपकने लगा और अगले पल मुझे कुछ गुनगुनाहट की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से पीछे हट गया और दीवार को सटकर खड़ा हो गया। घने अंधेरे में वो आवाज मेरे कानों के आसपास गूंज रही थी। मैं असल में उस एहसास से डर गया था कि उस घने अंधेरे में मेरे अलावा कोई और भी मौजूद है, जिसे उस अंधेरे से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा और शायद वो मेरे आने से पहले ही यहाँ पर मौजूद थी। ना जाने कितने वक्त से कोई लड़की या ना जाने कोई और। मेरा वहां से जल्द निकलना जरूरी था। ट्यूबलाइट का झपकना बंद हो चुका था। अब सब तरफ अंधेरा था और उस वक्त कुछ चबाने सी आवाज मेरे कानों पर आकर पड़ी और फिर कुछ घसीटने की आवाज, जैसे कि कोई चीज घसीटते हुए मेरी ओर बढ़ रही हो। मैं जल्दी जल्दी से ट्यूबलाइट को घुमाने लगा। घसीटने की आवाज के साथ साथ मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। हड़बड़ी में मैंने उस ट्यूबलाइट को उल्टा पुल्टा घुमाया और एकदम से लाइट चालू हो गई। मैंने एकदम से पलटकर पीछे की ओर देखा। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। लाइट के जलते ही सब कुछ शांत हो गया। सब कुछ। वहां कोई भी आवाज नहीं थी, कोई भी दिखलाई नहीं दे रहा था। मेरा शरीर हल्का हल्का थरथरा रहा था। उस ट्यूबलाइट का प्रकाश बहुत कम था। मैंने देखा कि वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था, लंबा, फैला हुआ, इतना बड़ा कि ट्यूबलाइट की रोशनी दूसरे कोने तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिफ्ट वहां से दूर थी, लेकिन अब भी आगे का कुछ साफ दिखलाई नहीं दे रहा था। और फिर से ट्यूबलाइट झपकनी शुरू हो गई, आवाज करने लगी। जहां तक रोशनी थी वहां तक पूरे हॉल में मैंने नजर घुमाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था।
फिर दाईं तरफ के कोने में नजर घुमाकर देखा तो वहाँ कुछ दूरी पर जंजीरें पड़ी हुई थीं, सूखी हड्डियां और एक काला सा बर्तन था। उस अजीब से एहसास से मेरा खून ठंडा पड़ता चला गया। मेरी बाईं तरफ से मुझे सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उस एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, शरीर जम सा गया, हाथ पांव होठ थरथराने लगे। तिरछी नजर से अपनी बाईं तरफ देखने की कोशिश की। वो ठीक मेरे बगल में खड़ी थी, मेरी तरह दीवार में सटकर और मुझे घूर रही थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई और मेरे पूरे शरीर में सिगड़म सी दौड़ उठी। मैं झटके से दूर हो गया, जैसे मुझे बिजली का झटका लगा हो। उसी के साथ मैं एक कोने में जाकर गिर पड़ा। मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था, पीले रंग की किसी जानवर जैसी आंखें, छिला हुआ रेशाओं से भरा हुआ चेहरा और उसके मुंह से खून की लार टपक रही थी। उसे देख मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला और वो मुझे घूरते हुए अपने गर्दन को आड़े टेढ़े तरीके से घुमाते हुए मेरी ओर बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते वो नीचे बैठ गई और रेंगते हुए दीवार पर चढ़ गई, जैसे कोई छिपकली दीवार पर रेंगती है। मेरी धड़कनें उसको देखकर तेज हो गई थीं। ट्यूबलाइट की झलकती हुई रोशनी से मैं बार बार उसका स्पर्श देख पा रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी रेखाएं थीं, काली उबली हुई सी रेखाएं, बिल्ली जैसे चमकती हुई आंखें, फटे पुराने कपड़े और किसी बंदर जैसे लंबी बारीक हाथ थे और उन हाथों में टूटी लोहे की बड़ी सी जंजीर थी। धीरे धीरे रेंगते हुए वो ठीक मेरे ऊपर दीवार पर आकर रुक गई। मैं उसी हालत में नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। उठने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। उसकी नजर बिल्कुल मेरे ऊपर टिकी हुई थी। एक पल के लिए भी उसने इधर उधर नहीं देखा, जैसे कोई जानवर अपने शिकार को देखता है। मैं जानता था कि वो किसी भी पल मेरे ऊपर झपट सकती है। मैं जानता था कि वो किसी भी वक्त मेरे ऊपर झपट सकती है और उसी वक्त उसने अपना जबड़ा खोला, जैसे कोई जानवर खोलता है, बड़ा सा जबड़ा। और उसी वक्त एक अजीब सी दुर्गंध चारों तरफ फैल गई। उसके मुंह से टपकती हुई लार आकर मेरे चेहरे पर गिर पड़ी। मुझे इतना अजीब लगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। वहां से भागने के अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। और तभी वो एक अजीब सी आवाज करने लगी। और वो उसी वक्त मेरे ऊपर झपटने वाली थी। और तभी मेरे हाथ वहां पर पास पे पड़ा हुआ एक बर्तन लगा। मैंने बिना देरी किए, ना बिना कुछ सोचे हुए उस बर्तन को उसके चेहरे पर फेंक कर मारा। पर मेरा नसीब उस वक्त इतना खराब था कि वो बर्तन उसके चेहरे पे ना लगने की बजाय बल्कि ट्यूबलाइट पर जाकर लग गया। अब वो ट्यूबलाइट भी फूट गई थी। जो थोड़ी बहुत रोशनी मुझे मिल रही थी, अब वो भी चली गई और अब वहां पर चारों तरफ घना अंधेरा हो गया। मैं कैसे भी तरह अपनी जान को बचाते हुए दौड़ता घिसटाता हुआ किसी भी तरीके से लिफ्ट के पास पहुंचा। मुझे अपने पीछे से चीखने की गुर्रारे की आवाज आ रही थी और मैं बस भागता रहा। भागते लड़खड़ाते हुए किसी भी तरीके से मैं लिफ्ट के अंदर पहुंचा और वहां जाते ही झट से मैंने लिफ्ट की जाली लगा ली और मैं जोर जोर से वहां पर चिल्लाने लगा, कोई है, कोई है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई सुन रहा है, मुझे बचा लो, मैं पत्रकार हूँ। मैं लगातार पुकारे जा रहा था, आवाज दिए जा रहा था और एक बार फिर से मैंने जंजीरों की आवाज सुनी। मैंने देखा कि वो उल्टी छत से लटक कर मुझे देख रही थी। मुझे पता था कि उसके लिए लिफ्ट का दरवाजा खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। वो एकदम से उछलकर लिफ्ट के जाली के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं नीचे बैठकर अपने दोनों पैर एकदम जोर से जाली पर दबा कर बैठे हुए थे। वो अजीब आवाज करते हुए मुझे घूर रही थी और एकदम से उसने 3-4 बार जाली को जोर जोर से हिलाया। मैं जोर से चीखा चिल्लाया तो वो मेरे ऊपर हंसने लगी। उसने जाली खोलने की कोशिश तो नहीं की थी, वो मेरे साथ खेल रही थी। मुझे डरता हुआ देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। वो अजीब तरीके से मुस्कुराती थी
उसने जाली खोलने की एक भी कोशिश नहीं की और फिर बड़े आराम से वो नीचे बैठ गई और फिर उसने अपना एक हाथ जाली के अंदर डाला और अपने खुरदरे नाखून से मेरे पैर को सहलाने लगी और एकदम से उसने मेरे पैर को पकड़ लिया। मैं जानता था कि अब वो मुझे मार कर ही छोड़ेगी, मुझे इतनी आसानी से वहां से नहीं जाने देगी। वो भी जानती थी कि मैं अपना पैर हटा नहीं सकता और उसने मेरे पैर को सहलाते हुए एकदम से अपने बड़े खूंखार नाखून मेरे पैर में धंसा दिए। दर्द के मारे मेरी जान निकल गई। मैं बहुत जोर से चीखा। वो अपने खूंखार जंगली नाखूनों से मेरे पैर को चीरने लगी। उस दर्द से मेरे आंसू निकल आए। मैं अपने दर्द को अंदर ही अंदर छुपाते जा रहा था, पर उसे उस बात का मजा आ रहा था। वो धीमे धीमे मुस्कुरा रही थी, मेरे ऊपर हंस रही थी। उसने अपने गंदे नाखूनों से मेरा पूरा पैर नोच डाला। उसके नाखूनों पे लगे हुए खून को वो चाटने लगी। दर्द तो मुझे बहुत ज्यादा हो रहा था, मुझे सहन भी नहीं हो रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगी थी, शायद मुझे चक्कर आने लगे थे। उसने फिर से मेरा दूसरा पैर पकड़ लिया। एक अजीब सी आवाज निकालते हुए उसने पूरे ताकत से मेरे दूसरे पैर को दबाया। एक बार फिर से मैं दर्द से चीख उठा। तेज दर्द के कारण मेरी आंखें इस बार अपने आप ही बंद हो गईं। आंखों के सामने अजीब सी धुंधलाहट आने लगी। मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। लगा कि जैसे लिफ्ट का दरवाजा खुल गया है। उसके बाद क्या हुआ वो देखने के लिए मैं होश में नहीं था। बस मेरे शरीर पर वार हो रहे थे और मैं बेहोश होता चला गया, जैसे मेरी जान निकल गई हो। जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि मैं एक साफ सुथरे बेड पर पड़ा हुआ था। शरीर पर जगह जगह पर छोटी बड़ी पट्टियां लगी हुई थीं। बड़े बड़े घाव थे। एक पैर तो पूरे पट्टियों से लिपटा हुआ था, जो कि हिल भी नहीं रहा था। वहीं दूसरे पैर में काफी खरोंचें थीं। मैंने उठने की नाकाम कोशिशें की, पर पाया कि मेरे अंदर उठने तक का भी ताकत नहीं है। एक आंख से मुझे ठीक से दिखलाई भी नहीं दे रहा था। वहीं पड़े पड़े मैंने अपने आसपास की बड़ी बड़ी मशीनियों को ताकने लगा और मैं समझ गया मैं किसी आईसीयू वार्ड के अंदर हूँ। तभी कोई आईसीयू के अंदर आ गया। उसके शरीर पर डॉक्टर की जैसे सफेद कोट चढ़ा हुआ था और उनके साथ में रिसेप्शन हॉल में बैठने वाली वो गुस्सैल नर्स भी थी। वो डॉक्टर मेरे पास आकर खड़े हो गए और मेरे पैर को निहारते हुए उन्होंने कहा, मैं ही डॉक्टर भूषण हूँ जिससे आप मिलना चाहते थे। मैंने एक दबी हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब वो क्या था, वो कौन थी? डॉक्टर साहब ने मेरी जख्मी हुई हालत को देखकर जवाब दिया, कोई नहीं थी। मैं जानता हूँ कि ये तुमने जानबूझकर किया हुआ है। तुम बस हमारे पीछे पड़े हो। बस तुम हमारे अस्पताल का नाम खराब करना चाहते हो। नहीं सर, मैंने अपनी आंखों से नीचे बेसमेंट में एक लड़की को देखा है, बहुत अजीब और घिनौनी हालत में। देखा होगा, सभी यही कहते हैं, लेकिन मैं भी तो अकेले ही नीचे आया था। मैंने तो कुछ नहीं देखा। देखो तुम मुझे अपना काम करने दो। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि 12 दिन पहले जिस लड़की की मौत हुई थी वो एक दिमागी मरीज थी जो खुद ही अपने आप को हानि पहुंचा रही थी। और शायद तुम्हें पता नहीं होगा कि वो इतनी खतरनाक थी कि हमें उसे इलाज के लिए बेसमेंट में रखना पड़ा था। तुम जहां पर फंसे थे ना, हम वहीं पर उसका इलाज कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं उसे बचा नहीं सका। फिर मैंने उनसे यही बात की कि लेकिन सर, मैंने उस लड़की को देखा था। सच में वो अब भी वहीं पर है? नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी है। उसने खुद ही अपने ही शरीर के अंग खा लिए थे और इसी कारण से वो मर गई। अगर तुम्हें और भी खोजबीन करनी हो तो तुम फिर से बेसमेंट में जा सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना सब देखने के बाद भी वो इस बात को क्यों टाल रहे थे कि उस लड़की की आत्मा अब भी वहीं है। शायद वो नहीं चाहते थे कि उनके अस्पताल का नाम खराब हो, और शायद इसीलिए उस वॉचमैन ने भी मुझसे कहा था कि उसके शरीर के अंग गायब थे। अब एक एक करके मुझे कुछ चीजें स्पष्ट होने लगी थीं। वो आवाजें उसी लड़की की हैं जो कि यहाँ के लोगों को सुनाई देती हैं, जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। डॉक्टर साहब या तो इन सब चीजों से अनजान हैं या फिर अस्पताल का नाम ना खराब हो इसलिए अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं।
तभी नर्स आगे बढ़ी और मेरे हाथ में इंजेक्शन लगाते हुए कहा, डॉक्टर साहब ने ही तुम्हारी जान बचाई है और मैंने तुमसे कहा था कि लिफ्ट से दूर रहो। अब शांति से लेटे रहो, हम तुम्हारी पट्टियां बदलने जा रहे हैं। तुम्हें दर्द तो होगा लेकिन सहना पड़ेगा। और सच कहूँ, जब मुझे मेरी पट्टियां बदली जा रही थी तब मैंने वो जख्म देखे। तब मुझे इतना दर्द हो रहा था कि मैं सहन नहीं कर पा रहा था। और सच कहूँ तो मैं अपने शरीर पर पड़े हुए जख्मों को देखकर फिर से बेहोश पड़ गया। पर एक बात तो सच है कि अधूरी जानकारी जानलेवा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। याद है ना, हमें बहुत जल्दी 1000 की फैमिली कंप्लीट करनी है। तो चलिए मिलते हैं फिर से 2 दिन के बाद एक नई भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।